मैं आपका मित्र साबिर शेख। आज हमारे बीच सूरत के प्रसिद्ध डॉक्टर रसेश गुजराती साहब मौजूद है। नमस्कार। मेडिकल की माया, ये माया क्या होती है और कैसी होती है? मेडिकल में बहुत सारी चीजें हैं जो पेशेंटों को नहीं पता है। डॉक्टर की जान, ये क्या होती है? डॉक्टर गलत है तो डॉक्टर के विषय में भी गलत ही बोलूंगा। अनजान लोग जो रहते हैं, दर्दी लोग, सही में उनको पता नहीं चलता है कि डॉक्टर किस माया से हमको फंसा रहा है। मतलब ऐसा उसको डराया जाएगा, ऐसा बताया जाएगा कि उसामा लादेन ने उसी के पेट में बम रख दिया है, तो और कोई एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को रेफर करेगा, दूसरा डॉक्टर तीसरे डॉक्टर, ये रेफरेंस की चेन चलती रहेगी। बेचारा कभी भी स्वस्थ होके निकलेगा ही। अचानक मर गया, वैसा अचानक कुछ नहीं होता है। हाँ, शायद डॉक्टर के अगेंस्ट का है, लेकिन आप प्रश्न दो तो बहुत अच्छा है। होने दो सर, वो जो चीज है जैसा कि मेरा हॉस्पिटल मेरा ही मेडिकल। नहीं नहीं नहीं, ये तो रिश्वत वाली बात है ना। रिश्वत लेना तो गुनाह है, देना भी गुनाह है। आप क्यों पेमेंट दे रहे हो? मत करो तो मुझे क्या, कॉल द पुलिस। हम उसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं? भाई साहब, लड़ना है तो ज्ञान तो चाहिए, ज्ञान होगा तो ही आप लड़ पाओगे, और ये नियम मैं नहीं बनाता हूँ। हेलो, कैसे हो आप सब लोग? मैं आपका मित्र साबिर शेख दिव्य संदेश के एक अच्छे से प्लेटफॉर्म में वापस आपके सामने आ चुका हूं, और इतने अच्छे गेस्ट को लेके आया हूं कि शायद आप गेस्ट भी ना कर सको। वैसे फिर भी चलो, उनकी जो भी पहचान है, उन्होंने जो भी अपना नाम बनाया है, मेहनत से कमाया है, उस नाम को आज मैं खुद ही आपके सामने डिक्लेरेशन कर दूं। मेरे साथ आज एक छोटी सी बहुत सारी चर्चा करने के लिए प्यारे से डॉक्टर साहब, डॉक्टर रसेश गुजराती, जो सूरत के अंदर काफी प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। आज उनके साथ हम एक छोटी सी चर्चा करने के लिए इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। अच्छा, चर्चा क्या हो सकती है? अगर आप लोगों को मेरी चर्चा से पता है, मेरी चर्चा से पहले पता है, तो आप कमेंट जरूर करना, और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। आज आप लोग के बहुत अच्छे से जो प्रश्न होते थे, जैसा कि हमने पहले एक मूवी देखी थी, मेरे हिसाब से आई थिंक गब्बर मूवी। मेरे साथ, वैसे मेरे साथी मित्र जयेश भाई मेवाड़ा भी है, नमस्कार। वो भी आप ही के साथ रहेंगे, और आपके सवाल जो भी हमारे पॉडकास्ट में आपको जानने हो, अंदर से निकलते हो, आप फटाक से उसको कमेंट करना जी। और हम उसका रिप्लाई आपको तुरंत देंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे गब्बर मूवी की। गब्बर मूवी आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार जो काफी परेशान होके एक अस्पताल में बैठे थे, और उनके सामने एक मिडिल क्लास फैमिली की एक डेड बॉडी पड़ी थी। जो डेड बॉडी थी वो किसी और अस्पताल की थी, लेकिन अक्षय कुमार ने देखा कि ये जो हॉस्पिटल है काफी लूट मचा रही है, चलो आज इनका कुछ करते हैं। तो अक्षय कुमार वहां से एक डेड बॉडी को उठाते हैं, वो जो गरीब परिवार होता है उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि आप मेरे साथ चलो, और एक अच्छी सी नामचीन हॉस्पिटल होती है, वहां पे जाते हैं। अक्षय कुमार को तो पता होता है कि ये डेड बॉडी है, ये बंदा मर चुका है, लेकिन फिर भी वहां पे जाने के बाद अक्षय कुमार डॉक्टर से बात करते हैं, उनको बताते हैं कि ये पेशेंट को अटैक आया, आप इनका तुरंत इलाज करो। पेशेंट जाता है, इनको तो पता है कि पेशेंट मर चुका है, बिल्कुल राइट? बिल्कुल बिल्कुल मर चुका है, इनको तो पता होता है, लेकिन फिर भी वो लेके जाते हैं, उनको जानना था कि बड़े बड़े अस्पतालों में चलता क्या है। बिल्कुल। वैसे ही कुछ चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पे भी जमा हुए हैं, और आज का जो विषय है बहुत मजेदार है, बने रहना, लंबा है लेकिन अच्छा है। तो मरे हुए डेड बॉडी अंदर जाती है, पेशेंट के जो रिलेटिव होते हैं बाहर होते हैं, डॉक्टर्स आके तुरंत कहते हैं इनको तो माइनर अटैक आया है, तुरंत आप जाके इतने पैसे भर दो, इनका ये इलाज करना पड़ेगा। बिल्कुल। या डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, वो डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। इसलिए आज हम इसी सारे सवालों के साथ, जिसका खास मुद्दा है मेडिकल की माया, डॉक्टर की जाल और पेशेंट की जीजी, इन्हीं सारे सवालों के साथ और इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे बीच सूरत के प्रसिद्ध डॉक्टर रसेश गुजराती साहब मौजूद है। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। दिव्य संदेश न्यूज को सबसे पहले तो धन्यवाद कहूंगा कि ऐसे जलते हुए टॉपिक पे ऊपर आपने मुझे डिस्कशन के लिए बुलाया, वरना इसके लिए हिम्मत की बात है, हिम्मत की दाद देनी पड़े आपको कि इस टॉपिक पर आपने डिस्कशन रखा और लोगों तक पहुंचाने का आपने प्रयास किया। तो सबसे पहले तो उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और हम इस चर्चा को और आगे ले जाए ताकि पूरे पब्लिक को पता चले कि हकीकत में हॉस्पिटलों के साथ, दर्दियों के साथ डॉक्टर क्या गुल खिला रहा है। हमारा पहला प्रश्न डॉक्टर साहब के साथ यह है कि हमने जैसे पहले कहा मेडिकल की माया, यह माया क्या होती है और कैसी होती है? देखिए साबिर भाई, आपके दर्शक मित्रों को हम बता दें कि मेडिकल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेशेंटों को नहीं पता है, और मैं बता देना चाहता हूं कि मैं अगर डॉक्टर गलत है तो डॉक्टर के विषय में भी गलत ही बोलूँगा,
अगर पेशेंट गलत है तो पेशेंट के विषय में भी जो गलत है वो गलत, मतलब सत्य को परोसना मेरा काम है, तो सत्य ही बताऊंगा। बहुत सारी जगह पे डॉक्टर्स भी गलत हैं, बहुत सारी जगह पे पेशेंट्स भी गलत होते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है कि मेडिकल की माया, अब मेडिकल साइंस में बहुत सारी सिस्टम्स है, जैसे एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, यूनानी है, नेचुरोपैथी, न्यूट्रिशन थेरापी, योगाभ्यास, ये सब सिस्टम में हम कभी कभी उलझ जाते हैं कि हमें स्वस्थ कैसे रहना है, हमें कहाँ क्या करना है, हमें किस सिस्टम को फॉलो करना है। एलोपैथी की दवा लें, होम्योपैथी की दवा लें, आयुर्वेद की दवा लें, किस चीज़ की दवा लें, तो इस पर हम और ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे और जैसे जैसे आपके प्रश्न आते जाएंगे हम उसके ऊपर और फोकस करेंगे। तो इस वजह से मैंने ये कहा है कि मेडिकल की माया, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके पास जो बीमारी है या जो बीमारी से आप पीड़ित हैं उसके लिए आपको कहाँ जाना है, तो उसकी गाइडेंस हम आपके चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे। तो ये मतलब मेडिकल की माया, इसीलिए इसका एक वाक्य रखा हुआ है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा ये आपने जो मेडिकल की माया का नाम रखा है। सही में वो हम अनजान लोग जो रहते हैं, दर्दी लोग, सही में उनको पता नहीं चलता है कि डॉक्टर किस माया से हमको फंसा रहा है। बस उनकी माया ऐसी रहती है कि हमारी तिजोरी खाली हो जाए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इस बात को छेड़ा। और सर, जैसे कि हमने दूसरा प्रश्न ये कहा था कि डॉक्टर की जान, ये क्या होती है? डॉक्टर की जाल ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं एक आपको उदाहरण देके समझाऊंगा। एक लेडीज़ को अगर पेट में दर्द हुआ, उसकी उम्र करीबन 30 साल की है, 1-2 बच्चे की माँ है, तो फिजिशियन के पास जाएंगे तो वो यही कहेगा कि आंतों में सूजन है, लीवर में सूजन है, आप भर्ती हो जाइए हॉस्पिटल में, आपका इलाज कर दिया जाएगा। वही पेशेंट उठ के जब सर्जन के पास जाएगा तो उसको बताया जाएगा कि भाई आपका अपेंडिक्स में सूजन आ गई है, अपेंडिक्स फट जाएगा। मतलब ऐसा उसको डराया जाएगा, ऐसा बताया जाएगा कि उसामा लादेन ने उसी के पेट में बम रख दिया है और कोई उसको जगह नहीं मिली। और अगर यही लेडीज़ अगर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है तो गायनेकोलॉजिस्ट यही काम करेगा, भाई इसके गर्भाशय में बहुत बड़ी गांठ है, तुरंत इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब जो लेडीज़ है उसका हस्बैंड कन्फ्यूज़न में है कि हमें क्या करना चाहिए। पहले डॉक्टर फिजिशियन की बात माननी चाहिए, दूसरा डॉक्टर सर्जन की बात माननी चाहिए, या तीसरे डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट की बात माननी चाहिए। पर इसमें एक चीज़ मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आज से कई साल पहले जब मैंने 84 में पढ़ाई शुरू की थी, सूरत में बहुत सारे जनरल प्रैक्टिशनर्स थे। आज धीरे धीरे जनरल प्रैक्टिशनर्स बहुत कम होने लगे हैं और आप पॉश एरिया में, सिटी एरिया में देखने जाएं तो बहुत कम हो गए हैं। और आप ये चीज़ जनरल प्रैक्टिशनर एसोसिएशंस के डॉक्टर्स से भी आप पूछ सकते हैं कि सच में जनरल प्रैक्टिशनर्स कम हो गए हैं। तो इस सिचुएशन में होता क्या है, जनरल प्रैक्टिशनर्स का एक दूसरा ये बता दूं कि हम आम भाषा में, आम लोगों में इसे पुड़िया वाले डॉक्टर कहते हैं। तो ये जो पुड़िया वाले डॉक्टर है उसका काम है कि भाई इस लेडीज को सही किस डॉक्टर के पास भेजना चाहिए। तो उसके लिए फिर उससे गाइडेंस लेके अगर हम चलते हैं, पर हम क्या करते हैं, मोबाइल फोन उठाया, गूगल सर्च किया और पहुंच गए, और इस तरह से फिर उलझते हैं। और इस वजह से मैंने शब्द यूज किया है डॉक्टरों की जाल। सही बात है डॉक्टर, बिल्कुल सर। ये हमने और भी किस्सा पढ़ा है, देखा है। हाल ही में एक बच्चे को आंकड़ी आ गई बोले तो, अभी उसको डॉक्टर के पास ले गए तो पहले उसको बोला एमआरआई करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका एमआरआई कराओ। एमआरआई का रिपोर्ट आया तो मेरे को लगता है वो डॉक्टर ने शायद ठीक से वो एमआरआई का रिपोर्ट देखा भी नहीं और उसको दवा देना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डॉक्टर को मालूम है कि उसको में ये है तो उसको फजूल में 10-12 हजार का खर्चा क्यों करवाया। सही बात है, इसके लिए ये माया जाल सही में कोई समझ नहीं पा रहा है, और आपने ये माया का नाम जो रखा है वो बढ़िया नाम रखा है। एक और बात मैं बता दूं, अगर हम कोई बड़ी हॉस्पिटल में घुस गए, मैं शब्द यूज कर रहा हूं घुस गए, बिल्कुल, तो एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को रेफर करेगा, दूसरा डॉक्टर तीसरे डॉक्टर, ये रेफरेंस की चेन चलती रहेगी, बेचारा कभी भी स्वस्थ होके निकलेगा ही नहीं और वो फंसता जाएगा। इसलिए मैंने खास डॉक्टरों की जाल,
एक ही बिल्डिंग में फिजिशियन है, वो उसी बिल्डिंग में रहने वाले या बैठने वाले रेडियोलॉजिस्ट को रिफर करेगा, उसी बिल्डिंग में बैठने वाले पैथोलॉजिस्ट को ब्लड सैंपल यूरिन सैंपल रिफर करेगा, और फिर कहा जाएगा यहाँ का रिपोर्ट ही चलेगा वरना और कहीं का रिपोर्ट नहीं चलेगा। मेरा ये मानना है कि मैं अगर ट्रीटमेंट देता हूँ तो मुझे रिपोर्ट से मतलब है, मुझे कहाँ का रिपोर्ट है उससे मतलब नहीं है। पर इसमें एक प्रकाश और भी डालूंगा, जैसे प्राइवेट सोनोग्राफी वाले जो डॉक्टर्स हैं नॉर्मली 1000-1200 रुपया लेते हैं, और जो संस्था के सोनोग्राफी वाले डॉक्टर्स संस्था में सोनोग्राफी लेके बैठे हैं वो हार्डली 200-300 रुपये में सोनोग्राफी करते हैं, और वहाँ पर साहब जी लंबी पेशेंटों की लाइन लगी रहती है। सर एक सोनोग्राफी सही ढंग से करने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट चाहिए, तो इतनी सारी सोनोग्राफी इस तरह से क्वालिटी नहीं हो सकती है। तो ये भी हमें मानना पड़ेगा कि जो अगर हम गलत पकड़ने जाएंगे तो हमें सही क्या है उसका भी ज्ञान लेना पड़ेगा। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा कि एक किस्सा और मैंने देखा था कि पेशेंट को अटैक आ गया, 108 आई, 108 उठा के ले गए उसको बड़ी हॉस्पिटल में, मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं दूंगा। वहां पे डॉक्टर ने उसका इलाज करने के बाद तपास कर लिया और उसको बोला उसको स्टेंट इमरजेंसी डालना पड़ेगा, अगर उसको स्टेंट नहीं डालेगा तो वो मर जाएगा। तो परिवार वाले बेचारे गरीब थे, उनके पास इतना पैसे का जुगाड़ नहीं था, तो बोले कि साहब हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है, तो कोई बात नहीं आपके पास वो सरकारी माँ कार्ड जो है वो है, तो बोले कि नहीं वो भी नहीं है। तो बोले तुम्हारे कोई अगल बगल में कोई जान पहचान वाला पैसा थे कि साहब हमारे पास तो ऐसे कोई खर्चा करने वाला नहीं है। तो वो डॉक्टर लोग ने तुरंत सीधा उसको बोला तो उसको भाई हम इधर इलाज नहीं होगा, वो आदमी मर जाएगा, आप अपने हिसाब से ले जाओ। डॉक्टर साहब आप मानोगे नहीं, वो लोग रिक्शा करके वो आदमी को अपने घर पे लेके आया। वो आदमी आज कम से कम 8 महीना हो गया है, वो वापस अपना काम पे चला गया। आप सोचो तुम, अगर वो स्टैंड डालने का नहीं बोलते तो वो मर जाने वाला था, बराबर, और पैसा नहीं था तो वो आदमी बच गया। वो कैसे हो सकता है और ऐसे क्यों? देखो इसके लिए मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। एक उदाहरण तो मैं खुद आपके सामने बैठा हूं, 60 साल की उम्र है, प्रेशर की बीमारी भी है, शुगर की बीमारी भी है और सांस की बीमारी भी है, पर अभी तक मैंने आईसीसीयू नहीं देखा है। आईसीसीयू क्या एक नॉर्मल हॉस्पिटल में एडमिशन इस मैटर को लेके मैंने कभी नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मैं उस नियम से चलता हूं कि जिससे मुझे अटैक ना आए, उस नियम से खाता हूं जिससे मुझे अटैक ना आए, और उस नियम से मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता हूं जिससे कि मुझे अटैक न आए। और बहुत सारे हमारे देश में लोग ऐसे हैं कि जिनको हाथ में हम दवाई देते हैं तो भी वो दवाई खाते नहीं हैं। तो ये पहला कारण आपके सामने बैठा है। आप रेगुलर दवाई खाओ, रेगुलर खाना खाओ, रेगुलर कसरत करो, आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। दूसरा मैं आपको बताऊं, मेरे फादर को अटैक आया। अब आधी रात को जब अटैक आया तो हम एक हॉस्पिटल में गए, वहाँ उनको स्पेशल रूम में रखा गया। अब अटैक आने वाले पेशेंट को कहाँ रखा जाना चाहिए? आईसीसीयू में। बहुत सारे रिलेटिव्स ने मुझे कहा भी आप तो बहुत चिंगूस हैं। क्यों? तो क्या आप आईसीसीयू छोड़ के स्पेशल रूम में रख रहे हैं? कुछ दिन बाद, मान के चलो 3-4 दिन बाद, वो एब्सोल्युटली नॉर्मल हो गए। हम उनको लेके पुट्टपर्थी प्रशांत निलयम आश्रम सत्यसाई सेवा समिति की सुपर हॉस्पिटल आंध्र प्रदेश लेके गए। वहाँ मेरे फादर की इको कार्डियोग्राफी हुई और मुझे बैठाया गया डॉक्टर के सामने जो कार्डियोलॉजिस्ट था। उन्होंने मुझे एक ही बात कही, सीधी सी छोटी सी बात, हार्ट रीगेन्स नेचुरली, मतलब हार्ट अपना रीगेन मतलब खुद की नॉर्मल कंडीशन नेचुरली करता है। पहली बात। दूसरी बात, अगर वो रीगेन नहीं करता तो आपके फादर यहां तक नहीं पहुंचते, और अगर आप सर्जरी में जाते तो हो सके एनेस्थेसिया की वजह से आपके फादर वहीं टेबल पे डेथ हो जाते। परंतु प्रशांत निलयम आश्रम में जाके मैं जो सीखा, उन्होंने एक बात कही, डॉक्टर साहब आपका पाँव कभी मोच आया? बोला बहुत बार मोच आया। तो बोले क्या करते हैं? मैंने बोला 2-3 दिन सो जाते हैं, पेन किलर खाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, चलने लगते हैं। तो बोले हार्ट भी एक मसल है यार, उसमें मोच आ जाती है तो उसको एक बड़ा नाम दिया गया है अटैक, उससे डराया जा रहा है और पेशेंटों से बहुत बड़ा बिजनेस
किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, मेरे फादर प्रशांत निलयम आश्रम में जाने के बाद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रशांत निलयम आश्रम में कुछ बहुत बड़ा जादू हुआ, उन्होंने साइंस का सही उपयोग किया और मैंने जो पढ़ा था उसको मुझे नॉलेज दिया। सब 14 साल विदाउट एनी सर्जरी, जस्ट ऑन द मेडिसिन, मेरे फादर एब्सोल्युटली हेल्दी लीजिए। बहुत अच्छी बात है। और सर जैसे मुझे लग रहा है कि ये 2 एग्जाम्पल्स आपके लिए काफी हैं जो मेरे खुद के हैं, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि हमारे पास ऐसी टेक्निक्स है भाई साहब कि आप अगर उस पर अमल करेंगे, गारंटी बोलता हूं, आपको अटैक नहीं आएगा, आपको अटैक नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ता है। बहुत अच्छी बात बोली आपने। बहुत मस्त। और एक बात अच्छी सी जानने मिली, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि आपके पैर में अगर कभी मोच आए तो आप क्या करते हो, ठीक है, बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि हम पेन किलर खा के 3 दिन रेस्ट करते हैं तो सही हो जाता है। तो उनको जिसने सजेशन किया कि हमारे हार्ट में भी एक वैसे ही मोच आती है और डॉक्टर उसका नाम देते हैं हार्ट अटैक। तो जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं उनसे, उनको भी इस चीज से सीखना चाहिए कि ये चीज के जो जानकार लोग हैं, आप थोड़ी जगह घूमो, कुछ लोगों को टच में आओ, किसी लोगों को, बिल्कुल, जानकारों को पूछो, तो शायद हो सकता है आपको जो कार्ड, जैसा कि आपने बोला था, जी जी, माँ कार्ड, जो गवर्नमेंट का जो कार्ड है, हाँ, सारे जी जी जी, वो जो आपको यूज करने पड़ रहे, शायद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सर इसके अंदर भी एक छोटा सा सवाल यह है कि मान लो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, अब मेरे पेट में दुखा या मेरा सर फट गया, XYZ कुछ भी हुआ, तो इतने सारे डॉक्टर्स आ चुके हैं, जैसा कि किसी के आगे आ गया MD, किसी के आगे आ गया MBBS, किसी के आगे अच्छे अलग अलग नाम सारे। तो अगर मुझे पेट में दुख रहा है तो किसके पास जाना चाहिए, सर में दर्द है तो किसके पास जाना चाहिए, जैसे कि हार्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, इसके बारे में अगर आप कुछ जानकारी दो तो हो सकता है कोई गरीब का अच्छा काम हो जाए। बिल्कुल। देखो, आपके हर सवाल में एक ही मेरा जवाब आएगा। आप इस पूरे सेशन से अंत में भी पूछेंगे तो एक ही जवाब आएगा। आप अगर सही जनरल प्रैक्टिशनर को पहचानते हैं या उसके संपर्क में है, पूड़ी के वाला सही डॉक्टर आपके पास होना चाहिए जो आपको हर बड़ी बीमारी से बचा सकता है। मैं तो कह रहा हूं ना, अचानक कुछ भी नहीं होता है भाई साहब। जैसे अभी न्यूज़पेपरों में आता रहता है कि अचानक चलते चलते गिर गया, अचानक बेहोश हो गया, अचानक मर गया। भाई साहब, अचानक कुछ नहीं होता है। इरिवर्सिबल पैथोलॉजी अगर डॉक्टर समझ के अगर अपने मरीज को, पेशेंटों को या पेशेंट के रिलेटिव को समझाए तो मैं मानता हूं कि अचानक कुछ भी नहीं होता है। उसमें भी मैं मेरे घर का एग्जाम्पल दूंगा। मेरे फादर की डेथ की डिक्लेरेशन मैंने 1.5 साल पहले करी थी कि हमारे फादर 1.5-2 साल के बाद नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में ऐसी इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंज होने लगी थी। और जिस दिन चलते चलते वो थोड़ा बैठ गए पाँव की हड्डी में बीच वाली, तब मैंने मेरे परिवार में सबको बता दिया कि भाई अब फादर 1 महीने तक, 1.5 महीने तक रहेंगे, बाद में नहीं रहेंगे। तो कोई बंदा अपने पिताजी की मृत्यु तो प्रेडिक्ट नहीं करेगा ना, सही बात है। पर उसमें साइंस था जिसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल पैथोलॉजिकल चेंज। इस इरिवर्सिबल पैथोलॉजी के विषय में सब जानते हैं पर बताते नहीं हैं। नहीं, हार्ट अटैक एक ऐसी चीज है कि मैंने बोला ना आपको, मुझे पुट्टपर्ती में बताया गया था, या तो पेशेंट एक्सपायर होता तो वहीं पे हो जाता, पर रीजनरेशन शुरू हो गया। अब ये जो रीजनरेशन, हार्ट का जो रीगेन कैपेसिटी है, वो पेशेंट की उम्र, पेशेंट की कंडीशन, बोलस मतलब कि जो खून की गांठ बनी है नस में या हार्ट में वो कितनी बड़ी है उसके ऊपर, और उसकी खुद की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जिसकी कैपेसिटी कम होगी, उम्र ज़्यादा होगी, बोलस बड़ा होगा तो मर जाएगा, आपके हार्ट हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और जिसका ब्लड का क्लॉट का बोलस छोटा होगा, या फिर उसकी एज कम होगी, या तो फिर उसकी फिजिकल कैपेसिटी अच्छी होगी, तो वो बच जाएगा। जैसे आज मुझे इतनी एज पे इतनी बीमारी के साथ आप 1 किलोमीटर दौड़ा दो, कुछ नहीं होगा, गारंटी अटैक नहीं आएगा, अटैक को मैं आ जाऊंगा। तो ये आपका प्रश्न है। अचानक कुछ भी नहीं होता है। अटैक जो आता है ना, उसके 3 वजह है मेनली।
सबसे पहली वजह प्रेशर, दूसरी वजह शुगर और तीसरी वजह कोलेस्ट्रॉल। ये तीन की वजह से ही अटैक आता है, बाकी विदाउट एनी कॉज, इडियोपैथिक कॉज है जिसको मतलब कि कोई कारण नहीं होता है, पर वो लाख मरीज में एकाध मरीज को होता है कि जहाँ कोई वजह नहीं होती, अटैक आया और एक्सपायर हो गया। तो ऐसे किस्सों में भी हम पेशेंट्स को बचा सकते हैं। और ये जो 3 केसेस कहे मैंने, उसमें तो आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, हम एडवांस में बता सकते हैं। और हम तो आजकल लोग प्रेशर शुगर से परेशान है, हम तो प्री डायबिटिक कंडीशन, प्री हाइपरटेंसिव कंडीशन, इस पर पहुंच गए। मैं अगर एक 25 साल के बंदे को देखता हूं कि फर्स्ट क्लास स्मूथली काम करता है, और जब वो 30 का हुआ ना, उसकी एक्टिविटी स्लो हो गई, तो तुरंत उसका कोलेस्ट्रॉल चेक कराइए। 32 का हुआ, एक्टिविटी स्लो हो गई, कोलेस्ट्रॉल चेक कराइए। वाइफ कंप्लेन कर रही है मेरा हस्बैंड बहुत चिड़चिड़ कर रहा है, पहले ही एज पूछिए कितनी एज है, 34 साल, प्रेशर माप ले भाई। दिस इज द राइट टाइम जहां प्रेशर डेवलप हो सकता है, और उसकी वजह से वो चिड़चिड़ करता है। बहुत सारे हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स हैं, उसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जो हम समझ लें, जान लें, तो हम हमारे घरों में भी इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। उसके लिए हमको कोई कार्डियोलॉजिस्ट के पास या फिजिशियन के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। सर मेरा एक प्रश्न ये था, हाँ शायद डॉक्टर के अगेंस्ट का है, लेकिन आप प्रश्न दो तो बहुत अच्छा है। होने दो। अभी बीच में एक हमारे सूरत का एक नामचीन बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे एक छोटा बच्चा एक स्लम विस्तार से जल गया। उस बच्चे को वहां से उठा के उस हॉस्पिटल में रिफर किया। तो उस हॉस्पिटल में जैसे उस लड़के को रखा, वहां पे हॉस्पिटल में रखा, तो डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन लिख दिया उसको। वो किस चीज के इंजेक्शन से हमको नहीं पता, उसने लिख दिया कि आपको ये इंजेक्शन 50 लाने हैं तुरंत। एक इंजेक्शन की कीमत थी लगभग 2000 रुपया, यानी कि 50 का हो गया आंकड़ा सीधा डबल। ठीक है सर, आप मिडिल क्लास फैमिली है, वो जहां पे काम करता था, उस सेठ ने बोला कि मैं इस लड़के की हेल्प करूंगा, लेकिन वो भी दवा का जानकर, मेडिकल चलाने वाला बंदा, तो वो तुरंत दौड़ा हॉस्पिटल। उसने बोला सर आप मुझे प्रिस्क्रिप्शन दो, जो भी डॉक्टर्स ने लिख के दिए, तो मैं आपको दवाई अपनी एजेंसी से लाके दे दूं। तो अस्पताल ने अपने कान खड़े कर दिए कि ऐसा तो नहीं चलेगा, अगर आप दूसरी एजेंसी से लाओगे तो ये दवाई उसको काम नहीं करेगी। इस बारे में आपका क्या कहना है सर? ये पूरी बात गलत है। दवाई कहीं से भी लाइए, काम करे भी। कुछ एक कंपनियां हैं, कुछ एक एजेंसियां हैं जिसकी दवाई मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें वजह है कि जो मेरी प्रेशर की दवाई है वो मुझे 75 रुपये में मेरे घर को पड़ती है, 95 रुपीज़ में पेशेंट को बिकती है, और वही सेम दवाई कंटेंट एक कंपनी ऐसी है जो 12-15 रुपये में पेशेंट को हाथ में देती है। तो ऐसी दवाइयाँ मैं प्रिस्क्राइब नहीं करूँगा। पर ऐसा नहीं है कि दूसरी एजेंसीज़ की दवाइयाँ काम नहीं करती है, दूसरी एजेंसीज़ की दवाइयाँ भी होती है, काम करती ही है। मैं मेरा खुद का अनुभव बताऊँ, 2006 में बाढ़ आई थी सूरत में, ये पूरा विश्व जानता है सर। मेरी हॉस्पिटल में कम से कम रोज के 1000-1200 पेशेंट आते थे। कितने? 1000-1200। अब उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि अगर आपने जैसा बोला कि मैं तो यही एजेंसी की दवाई लूँगा या यही कंपनी की दवाई लूँगा, तो मुझे पेशेंटों को मतलब दवाई में दे नहीं सकता था। ऐसी सिचुएशन में मुझे जहाँ से जो दवाइयाँ मिली वो लेनी पड़ी, मैंने दी भी। और मैं आपको बताऊँ कि 10 दिन बाद जब हमने एनालिसिस किया, तो मेरी हॉस्पिटल में से रोज के 1000 पेशेंट, 1200 पेशेंट, 10 दिन मतलब 12,000 पेशेंट में इतनी सीरियस पोजीशन में सिर्फ 3 डेथ हुई थी। बहुत बढ़िया। और उस समय हमारी हॉस्पिटल में लाइट भी नहीं थी। लाइट नहीं थी तो आप समझ सकते हो, पूरे सूरत में लाइट नहीं थी तो रिपोर्ट्स नहीं होंगे, आपके पास कोई एक्सरे, सोनोग्राफी कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि हमारी हॉस्पिटलों में भी लाइट नहीं थे, तो हम लोग सुबह 7 बजे से लगते थे, शाम को 6 बजे तक काम करते थे। जैसे ही सूर्यास्त हुआ घर पे जाके बैठ जाते। साबिर भाई ने जो किस्सा आपको बताया, उसमें दूसरी बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि 50 इंजेक्शन मंगाए, डॉक्टर बोला कि एक इंजेक्शन 24 घंटे के बाद लगेगा, तो फिर एक साथ में वो 50 इंजेक्शन मंगाने का हेतु क्या? यानी कि 24 घंटे में एक ही, 2 नहीं दे सकते, तो 50
स्टॉप करने का कारण था, या देश में कुछ अच्छा हो गई थी, या फिर कुछ ये हॉस्पिटल को फंड की जरूरत अब थी? मैं इस चीज को भी मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। हाँ, मैं एक हॉस्पिटल से अटैच था जो मेरी बेस हॉस्पिटल है कि जहां मेरा जन्म हुआ। उसके ट्रस्टीज को एक हॉस्पिटल में, संस्था की हॉस्पिटल थी, बहुत नाम है उसका, वहां एडमिट किया था। कार्डियोलॉजिस्ट आया, एक एंटीबायोटिक लिखा जिसकी कीमत थी 2500 रुपया एक इंजेक्शन की। फिर हिपेटोलॉजिस्ट आया, उसने एक इंजेक्शन लिखा, वो भी एंटीबायोटिक था, उसकी कीमत थी 2000 रुपया। तीसरा एक फिजिशियन आया, उसने भी एक एंटीबायोटिक लिखी, उसकी भी कीमत थी लगभग 2000 रुपये के आसपास। अब वो जो ट्रस्टी थे उसका लड़का भी डॉक्टर है, अच्छी खासी पोस्ट पे है आज वो उदना एरिया में। वो मेरा स्टूडेंट है, उसने मुझे कहा कि सर ये 3-3 एंटीबायोटिक किस तरह, या तो ये वापस दे देंगे बिल्कुल तो नुकसान है, और अगर पापा को एडमिनिस्टर कर दिया तो शारीरिक नुकसान है, तो क्या करना चाहिए? युद्ध ही करना चाहिए। सर वो जो चीज है, जैसा कि मेरा हॉस्पिटल मेरा ही मेडिकल, इसके बारे में आप क्या बोलोगे? नहीं, ये अब क्या बोलूं मैं भी मजबूर हूं। कभी कभी मैं किसी को दिखाने जाता हूं, कोई कंसल्टेंट को मैं अगर दिखाने जाता हूं तो मैं वहीं से दवा ले लेता हूं, क्योंकि फिर मैं 10 किलोमीटर भी फिरूंगा तो मुझे वो दवा मिलने वाली नहीं है। बेसिकली नियम ये कह रहा है, कोर्टों ने भी गाइडलाइंस दी हुई है कि आप जो दवा लिखते हो ना उसका ट्रेड नेम तो लिखो, नीचे कंटेंट भी लिखो, पर ऐसा काम होता नहीं है। और इसीलिए मैं आपको बताऊं, हमने पेशेंट अवेयरनेस प्रोग्राम चालू किया है और बहुत अच्छे से उसको हमने मतलब तरासा है, और उसका हम प्रमोशन करने ही जा रहे हैं। और मैं तो आपके प्रेक्षकों को निवेदन करूंगा कि इस पेशेंट अवेयरनेस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कीजिए, जिससे 2-3 चीज़ें होगी। आपको मेडिकल का नॉलेज भी मिलेगा, दूसरा आपके घर के लोग सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे, और आप किसी भी मेडिकल फ्रॉड का शिकार नहीं होंगे। ये 3 कारणों से मैंने ये पूरा प्रोग्राम ही शुरू कर दिया। कि मैं एक अच्छे से हॉस्पिटल में गया, ठीक है, डॉक्टर्स ने बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। अल्लाह ठीक है सर जी, कोई बात नहीं, आपने बोला यानी भगवान ने बोला, बिल्कुल चलो सो जाते हैं। क्योंकि मैंने ऐसा सुना हो कि एक डॉक्टर्स और हमारे जो नाई होते हैं हजाम, ये दोनों से कभी बहसबाजी नहीं करना चाहिए, करनी चाहिए, ठीक है, सही दोनों के हाथ में हमारी गर्दन होती गर्दन है, रहती है, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल तो मुझे ऐसा कहा गया सर कि आप एडमिट हो जाओ। अल्लाह ठीक है चलो हो जाते हैं। अब जो हॉस्पिटल था उसी की मेडिकल थी। अब हम लोग जैसे डीएनएस की बोतल लगाते हैं तो उस पर एमआरपी होती है, कोई पे 95, 100, 100, 110, तो वो तो एमआरपी होती है। लेकिन सीधी सी बात है कि वो जो एमआरपी होती है उससे कुछ कम दामों में वो बोतल परचेस की जाती है, ठीक है। तो उस पर एमआरपी लिखी थी 110 रुपीज। मैं एडमिट था, 3 दिन बाद मेरी रजा हुई, मेरे पास बिल आया, मेडिकल का बिल अलग से आया और डॉक्टर का जो चार्ज था उसका बिल अलग से आया, ठीक है। तो मैंने जैसा मेरा मेडिकल का बिल पढ़ा तो उसके अंदर जो डीएनएस की एमआरपी थी 110 रुपीज, वही एमआरपी उसी बिल के अंदर भी लिखी थी। तो इस लूट को आप किस नजर से देखते हो? नहीं, उसके लिए पेशेंटों को जागरूक होना पड़ेगा, और उसके जो बिलिंग डिपार्टमेंट है उसके साथ हमें बहस भी करनी पड़ेगी और डिस्कशन भी करना पड़ेगा। इसमें 2 चीज़ें, या तो जानबूझ के भी किया होगा तो आपको बहस करनी पड़ेगी, और अगर गलती से हो गया है तो वो हटा के दे देगा। तो ये जो चीज़ें हैं, और हमारे यहाँ सर एक बात बता दो, बिलिंग के ऊपर कोई नियम नहीं है। हमारे यहाँ बिलिंग के ऊपर कोई नियम नहीं है, बिल्कुल बिलिंग के ऊपर आज तक कोई नियम बना नहीं है। मेरी हुनर है, क्योंकि हम प्रोफेशनल्स में आते हैं, मेरी हुनर है, मैं 10 रुपये में भी दे सकता हूँ, 100 रुपये में भी दे सकता हूँ, 1000 में भी दे सकता हूँ, और 5000 भी ले सकता हूँ। बस इसी बीच हम एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आप भी थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप कहीं जाना मत, यहीं बने रहना, और काफी अच्छे से सवालों के साथ, तीखे से सवालों के साथ। और अगर आपको भी कोई प्रश्न करना हो तो हम हमारा कमेंट बॉक्स में नंबर भी दे दें कि आप उस पर मैसेज कर सकते हो, और हमारे डॉक्टर साहब 24x7 आपको रिप्लाई देते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शक मित्रों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग रुके थे एक छोटे से टॉपिक पे, और उसी टॉपिक के साथ फिर से आगे बढ़ते हैं। मैं आपको वापस बता दूं, हमारे साथ सूरत की जानी मानी हस्ती डॉक्टर रसेश गुजराती साहब हमारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए बैठे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ा और ये जानना था, और ब्लड शुगर और प्रेशर
वो दोनों के लिए काफी डॉक्टर और सूरत में मौजूद है। वो दावा करते हैं कि हम लोग ये रोग को कंट्रोल कर देते हैं, मिटा देते हैं, लेकिन वो गोली जो देते हैं वो लाइफ टाइम के लिए दे रहे हैं। तो उससे क्या है, वो शुगर के लिए गोली लाइफ टाइम खाने की, कि उसका कोई रीजन है कि इतने टाइम तक खाओगे तो ये कंट्रोल में आ जाएगा, खत्म हो जाएगा? देखो, ये जो भी है, डायबिटीज़ हो, थायराइड है या हाइपरटेंशन है, ये जो भी है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जीनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। आपके पूर्वजों में ये बीमारी थी तो आपको मिली है, तो ये अच्छी हो जाएगी ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ। अब हम जिस ज़माने में पैदा हुए थे उस समय हमारे पेरेंट्स को या हमारे देश में प्लेसेंटा प्रिजर्व करने की कोई टेक्निक थी नहीं। आज के दिन तो ये टेक्निक मौजूद है। अगर आप प्लेसेंटा प्रिजर्व करते हो तो अगले उम्र में जैसे ही उम्र बढ़ेगी उस बच्चे को उस प्लेसेंटा के जरिए स्टेम सेल के माध्यम से हम उस बीमारी से बचा सकते हैं। परंतु जिन्हें के पास, अब हमारे पास स्टेम सेल, मेरा स्टेम सेल नहीं है, तो हमें रेगुलर दवा खानी है, लाइफ टाइम खानी है। फेसबुक पे और इंस्टाग्रामों पे ऐसी बहुत सारी रील्स चलती है कि जहां बताया जा रहा है कि 2025 में डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगा। अरे कुछ ख़त्म नहीं होगा, मेरा माँ बाप थोड़ी बदल दिया जाएगा कि मेरा डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक सरेआम बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। चाहे आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, कुछ भी हो, ये बीमारियां हर चीज़ों में कंट्रोल ला सकती है पर ख़त्म नहीं हो सकती है। जो मान लो कि मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, रास्ते में मेरी बाइक स्लिप होती है, कोई मुझे ठोक देता है और मेरा एक्सीडेंट होता है। अब जहाँ पे एक्सीडेंट होता है वहां पे मेरा परिवारजन कोई नहीं है, मुझे वहां से उठाते अस्पताल लेके जाते हैं। गवर्नमेंट ने भी काफी सारी योजनाएं बाहर पाड़ी है कि 50,000 तक का अस्पताल में आप एक्सीडेंटली जो भी इलाज होगा वो मुफ्त में करवा सकते हो। इस चीज का लाभ अगर मुझे लेना हो तो मैं कैसे ले सकता हूँ? अब उसके लिए तो आपको अवेयर होना पड़े, या तो आपको जो ले जा रहा है वो अवेयर होगा तो ये काम हो सकता है। पर इलाज 50,000 तक का मुफ्त में होता है एक्सीडेंट में। हालांकि ये मुफ्त नहीं कह सकते हैं क्योंकि सरकार आपके वती उस हॉस्पिटल वाले को फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद पेमेंट देती है। ऐसा नहीं है कि मुफ्त में इलाज हो रहा है। 50,000 तक का इलाज सरकार पेमेंट देती है, पर उसके लिए जो जरूरी फॉर्म्स है वो हॉस्पिटल के डॉक्टर को भर के CDHO ऑफिस में जमा कराने, जहाँ से उसको पेमेंट मिलता है। लेकिन सर मान लो कि मैं 50,000 तक का मेरा इलाज मुफ्त में, ठीक है, मेरी ट्रीटमेंट का खर्च होता है 35,000 या 20,000 कुछ भी, और डिस्चार्ज होने के बाद और यही पैसा अगर डॉक्टर मुझसे वसूलात करते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मतलब आपसे वसूला जाता है सर? आपसे वसूला ही नहीं जाना चाहिए ना, पहली बात तो, क्योंकि आप फॉर्म जो साइन करते हैं उससे उसको तो 5,000 का खर्च होगा या 50,000 का, 50,000 तक का उसको पैसा सरकार से मिलने ही वाला है। न मिलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। पर आप मत दीजिए ना, आप क्यों दे रहे हैं? नहीं, मान लो कि मुझे पता नहीं, ये तो रिश्वत वाली बात है ना। रिश्वत देना तो गुनाह है, लेना तो गुनाह है, देना भी गुनाह है। आप क्यों पेमेंट दे रहे हो? नहीं, लेकिन नहीं, मान लो कि मुझे इतना ज्ञान नहीं है, ठीक, भाई साहब, लड़ना है तो ज्ञान तो चाहिए, ज्ञान होगा तो ही आप लड़ पाओगे। सर आप मेरी बात को तो समझो कि मान लो मुझे कोई ज्ञान नहीं है और मुझे किसी ने उठा के डाल दिया, जिसने डाल दिया उसने बोल दिया कि भाई सरकारी इलाज में करवा दो जो भी है, और वो बंदा तो चला गया। अब 2 दिन बाद मैं होश में आ रहा हूँ और मैं डिस्चार्ज ले रहा हूँ और डॉक्टर बोल रहा है ये ले पकड़, भर 30,000, मत भरो, तो मुझे क्या, कॉल द पुलिस। तो हम उसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं? कॉल द पुलिस कि भाई ये गलत कर रहा है। हर हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी है, प्रोवाइडेड के जो हॉस्पिटल चलाने वाला बंदा है ना, मैं तो इतनी हॉस्पिटल विजिट कर चुका हूँ कि मुझे तो कई बार सवाल उठते हैं कि ये हॉस्पिटल सही है या नहीं है। कुछ एरिया में तो हॉस्पिटलों पे ही मैं डाउट करता हूँ। फॉर एग्जांपल लिम्बायत, पांडेसरा के हॉस्पिटलें ही रजिस्टर्ड नहीं होती है। अब ऐसी जगह पे आप जाके ट्रीटमेंट करोगे तो पैसा भरना पड़ेगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है, डॉक्टर सर्जन नहीं है या ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है, तो उसका इलाज किया हुआ सरकारी हिसाब से पास नहीं होगा। तो जो मैंने पहले ही बोला ना कि जो ले जा रहा है उसको भी समझ चाहिए, आप जो भर्ती हो रहे हैं उसको भी समझ चाहिए। तो ऐसी हॉस्पिटल में आप पैसा ना भरो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉल द पुलिस एंड फाइल कंप्लेन लॉन्च करो कि भाई हमारा तो 50,000 के अंदर का ट्रीटमेंट हुआ है और हम पैसा दे नहीं सकते हैं, मेरे यहाँ तो कोई नहीं है। बहुत अच्छा दर्शक मित्रों, डॉक्टर साहब ने ये बहुत अच्छी बात बताई है कि अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और पैसे की कमी है, या अगर कोई अनजान जगह पे हमारा कोई एक्सीडेंट होता है या कोई 50,000 तक का कुछ खर्चा हो रहा है, तो शहर की कोई भी हॉस्पिटल उसको नहीं लेगी और वो आपको माफ है।
तो उसके लिए आपको जरूरी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, डॉक्टर से मिलके एक फॉर्मेट जो आता है वो भरना पड़ेगा ताकि आपका 50,000 का खर्चा बच सके। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात ये दर्शकों के लिए की है कि जिनके लिए पूरे शहर में ये एक सबको फायदा हो सकता है। साबिर भाई, શું કહેવું તમારા આમાં? एकदम सही बात बताई आपने, जो बताया अच्छा सर। लेकिन सर मुझे आपको एक बात यह बतानी थी, पेशेंट है अटैक का पेशेंट एक बात, और वो पेशेंट जाहिर सी बात है कि उसको आईसीसीयू की जरूरत तो पड़ेगी, हार्ट का पेशेंट है तो, और वो किसी ऑर्थोपेडिक के पास चला गया, उसको पता नहीं था, वो चला गया, डॉक्टर को पता है कि उसको अटैक आया है, तो उसको पेशेंट को रिफर करना था, लेकिन वो खुद ही उसका इलाज करने के लिए उसको हॉस्पिटल में उसको होल्ड करता है और वहां पे उसकी डेथ होती है, तो उस पेशेंट के रिलेटिव को क्या करना चाहिए? अगर ऑर्थोपेडिक सच में ऑर्थोपेडिक है तो इस विषय के ऊपर आपको पुलिस में फरियाद नहीं करनी है, परंतु आप इसकी फरियाद ग्राहक तकरार में लेके जा सकते हैं। 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख, आपकी जो कैपेसिटी है फाइनेंशियल, उसके हिसाब से आप उसके ऊपर ग्राहक सुरक्षा में फरियाद कर सकते हैं। पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है। आमतौर हमने देखा हुआ है, जब भी कोई पेशेंट की डेथ होती है लोग हंगामा करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। अरे यार, बेचारी पुलिस कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि उसके हाथ में, पुलिस के हाथ में डॉक्टरों के ऊपर एक्शन लेने की कोई सत्ता ही नहीं है। हाँ, बिना डिग्री का डॉक्टर होगा वो बात अलग है, कम डिग्री वाला डॉक्टर होगा वो बात अलग है, पर जो ऑफिशियली एमएस ऑर्थो है, एमबीबीएस है, एमएस है, या फिर गायनेकोलॉजिस्ट है, पर यहाँ हुआ क्या है, तो कि आपके पास लाइसेंस है ट्रक चलाने का, और आपने मल्टी एक्सल ट्रक चला डाली है, इतना ही फर्क है। ये प्रश्न मैंने आपको इसके लिए किया कि कुछ दिन पहले सूरत ही के अंदर एक घटना बनी थी। घटना मेरे हिसाब से शायद उधना या लिम्बायत लिम्बायत की थी। वहां पे एक टीबी का पेशेंट था, उसके पेट में पानी हो गया था, बराबर, उसको लेके चले गए एक हॉस्पिटल में, वहां डॉक्टर के पास आईसीसीयू नहीं था, डॉक्टर ने उस पेशेंट को रख लिया, और पैसे नहीं थे, डॉक्टर ने उसको बाहरी के बाहरी रहने दिया, और वो पेशेंट वहां पे मर गया। एंडिंग में क्या होता है, पेशेंट के जो रिलेटिव होता है, ये कांच फोड़, डॉक्टर को तोड़, सारा अस्पताल खाली। मैं डॉक्टर का हॉस्पिटल तोड़ने का समर्थन नहीं करूंगा, डॉक्टर को मारने का भी समर्थन नहीं करूंगा। मैं डॉक्टर हूं इसलिए नहीं, परंतु कानून को हाथ में लेना अपने लिए नुकसानदायक है, मेरा ऐसा मानना है। यही सब करने के बजाय अगर वो बंदे ग्राहक सुरक्षा कोर्ट में जाके फरियाद किए होते तो उनको बहुत अच्छा बेनिफिट भी होता, और वहाँ से जब बेनिफिट होता बाद में पुलिस केस करा सकते हैं, कोई पुलिस केस नहीं कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, परंतु उसके लिए इनको पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट से इनकी जांच करानी पड़ेगी कि भाई इनके यहाँ जो फैसिलिटी नहीं थी वो काम इन्होंने किया। अरे आप छोड़िए, सूरत के जो सबसे बड़े ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, करीबन मेरी एज के होंगे, जिनकी 5 स्टार हॉस्पिटल है, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट आंख बंद करके करते हैं। मेरे खुद के कजिन ब्रदर को हार्ट का इश्यू आ रहा था और वहाँ आईसीसीयू नहीं था, पॉश एरिया में, पॉश हॉस्पिटल में, नाम नहीं लूंगा, परंतु मेरे साथ ये घटना हुई थी। अब इससे ऊपर तो मैं क्या बोलूँ आपको। यहाँ पर तो ऐसा है कि कुछ भी हॉस्पिटल खोल के बैठ जाते हैं, और एक वाक्य में बताऊं, हॉस्पिटल का मतलब ये नहीं है खटिया, गद्दी, एसी। हॉस्पिटल का मतलब है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें इंस्ट्रूमेंट से लेके, डॉक्टर से लेके, स्टाफ से लेके सब आ जाता है। भाई साहब, सूरत में 70% NABH हॉस्पिटल बोगस है, मैं पुरवार करूँ, खुलेआम आपको चैनल पे चैलेंज करता हूँ। जो NABH हॉस्पिटल को मुझे चैलेंज करना है, आ जाओ कोर्ट में, मैं पुरवार कर दूंगा कि वो गलत है। 70% ऑफ द हॉस्पिटल्स हु आर होल्डिंग NABH, जो हॉस्पिटल का सबसे बड़ा एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट है, बोगस है साहब जी। ये तो काफी दिल दहलाने वाली बात है। हाँ, पब्लिक का इसमें और तो, आम जनता का केस तो, वाला, और ये नियम मैं नहीं बनाता हूं, ये नियम मैं नहीं बनाता हूं, ये नियम WHO बनाती है कि हॉस्पिटल में क्या चाहिए, क्लिनिक्स में क्या चाहिए। सर 99% सूरत की क्लिनिक्स फेल जाएगी। सही है। WHO, हमारे दर्शक मित्रों के लिए WHO क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो सब कानून बनाता है डॉक्टरों के लिए, हॉस्पिटलों के लिए, डॉक्टरों की फैसिलिटी के लिए, हॉस्पिटलों की फैसिलिटी के लिए। तो अगर मान लो कि कुछ झमेला होता है तो वहां पे डॉक्टर से कंप्लेन कर सकती है, या फिर नहीं नहीं नहीं,
WHO के ऊपर डॉक्टर का कोई कंप्लेन नहीं हो सकता, हमें स्थानिक अथॉरिटीज़ को कंप्लेन करना है। आपका हॉस्पिटल का या डॉक्टर का पेशेंट का कोई भी मैटर होता है तो यहाँ पर आप आरोग्य अधिकारी को फरियाद कर सकते हैं, MCI में फरियाद लिख सकते हैं, वो लोग तपास करेंगे, जांच करेंगे, जांच के ऊपर जो भी डॉक्टर की गलती होगी उसके ऊपर। अने सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म डिग्री होल्डर डॉक्टर्स के ऊपर अगर कोई एक्शन लेनी है तो पुलिस भूल जाओ, ग्राहक सुरक्षा में चले जाओ। बहुत अच्छी बात बोली डॉक्टर साहब आपने कि इतनी एजेंसी लोग का पूरे शहर के डॉक्टरों पे कंट्रोल है। इतना कंट्रोल होने के बाद, इतनी एजेंसी होने के बाद भी इतने झोला छाप डॉक्टर पकड़ा जा रहा है, उसके विषय पे आप क्या कहोगे? ये मेरी सत्ता के बाहर की चीज़ है, मैं इस विषय पे कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जिसको काम करना है वो काम कर नहीं पा रहा है। और दूसरा, थोड़ा कानून की भी व्यवस्था कमज़ोर है। आज उसके ऊपर एक्शन हुआ, कल दूसरे दिन खोल देगा। मैं सिर्फ डॉक्टर को ही गलत नहीं कहूँगा, अगर पेशेंट गलत है तो पेशेंट को भी गलत कहूँगा। मैं मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक बंदा आया, खून निकल रहा है, कटा हुआ है, डॉक्टर साहब यहाँ टाका नहीं लेना है, पट्टी मार दो। अबे चल निकल तू रास्ते पे, नहीं चाहिए तू रोड पे मर जाएगा, मुझे चलेगा, मेरे क्लिनिक में मरना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात। क्योंकि मैं पेशेंट को सलाह देता हूं, पेशेंट मुझे सलाह देने वाला कौन होता है, उसकी हैसियत क्या है। क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि MLC नहीं लेना है, तो कल को वही बंदा सच में अगर सीरियस हुआ और मर गया तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट थिंग? फिर डॉक्टर के ऊपर चढ़ाई करने की, सही बात है। मतलब हर मैटर में डॉक्टर के ऊपर चढ़ाई करने की, गलती उनकी। सिंपल है मैडम, एक बात समझो कि एक बंदा चलते चलते गिर गया, सिर में लगा। अब स्कल के अंदर कितनी इंजरी है, डॉक्टर की आंखों में कोई एक्सरे या MRI का कैमरा तो है नहीं। अब उसको हम कहेंगे कि 24 घंटा आप रहो ऑब्जर्वेशन में, और फिर उसको CT स्कैन या MRI जो भी जरूरत है, एक्सरे वगैरह कुछ करा के आप उसको ऑब्जर्वेशन में रखो। बोले नहीं मैं तो नहीं रहूँगा। मैं मेरे खुद का एक एक्सपीरियंस बताऊँ आपको कि एक बंदा जिसको ब्रेन हेमरेज था, चलता हुआ आया था मेरे पास, हेमरेज का रिपोर्ट लेके। मैंने उसको यही बोला 2-3 दिन आप हॉस्पिटल में रेस्ट करो, ऑब्जर्वेशन में रखो, मैं ट्रीटमेंट देता हूँ। अगर आपका जो हेमरेज का जो क्लॉट है वो बढ़ेगा तो आपको न्यूरोसर्जन के पास जाना पड़ेगा, और अगर नहीं बढ़े, नहीं मैं तो चलता है, मुझे तो कुछ नहीं है। 4 दिन बाद उसी बंदे के रिलेटिव का फ़ोन आया कि फलाने भाई एक्सपायर हो गए। वाला रखो फ़ोन, उसमें कोई दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मुझे पता ही है कि ये थोड़ा सीरियस मैटर हो सकती है। अब इस विषय में मैं अगर हॉस्पिटल में वो पेशेंट भर्ती होता तो मैं MLC जरूर लिखवाता, और हर डॉक्टर को लिखवानी चाहिए। हम डॉक्टर्स पेशेंट की लालच में, पेशेंट की मर्जी का करके फिर पेशेंट के बकवास में फंसते हैं, ऐसा काम हमें करना नहीं है। बिल्कुल सही से आपने बिल्कुल सही बोला। लेकिन डॉक्टर साहब, इस विषय पे मरीजों की एक मेंटालिटी ऐसी भी है कि डॉक्टर साहब मैं अच्छा भला हूं तो मुझे फंसा के अपना बिल बढ़ाना चाहता है, ऐसी भी एक मेंटालिटी है। तो उसमें आपका क्या कहना है? मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, पहले ही मैंने ये सवाल का जवाब दिया और वही जवाब रहेगा कि अगर आपका पुड़िया वाला डॉक्टर, मतलब कि जनरल प्रैक्टिशनर सही पकड़ा होगा तो आपको नुकसान होने देगा नहीं। ठीक है, काफी अच्छी चर्चा रही। तो दर्शक मित्र, आप हमारे जो प्रश्न थे और उनका जवाब जो दे रहे थे वो थे हमारे डॉक्टर रसेश गुजराती साहब। अच्छा, हमारा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको भी अपनी हेल्थ रिगार्डेड कुछ प्रश्न है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ सवाल है, आपके दिल में भी कुछ चल रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम हमारे डॉक्टर साहब के साथ फिर से आप ही के प्रश्नों को लेके इसी डिबेट पे, इसी प्लेटफॉर्म में वापस से आपके साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, आप देख रहे थे दिव्य संदेश। धन्यवाद।